देखिए बच्चों क्या है, हमने ये बात पिछली क्लास में पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T और वो एक सराउंडिंग्स में रखी हुई है जिसका टेम्परेचर है Ts, तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी, ये कितना आएगा? इट इज E E sigma A T raised to 4. T raised to the power 4 and rate of emission of rate of absorption of energy by body, ये कितना आ जाएगा बेटे? E sigma A Ts raised to 4. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स की पावर 4, राइट? अब देखो बेटे क्या है, जैसा कि हमने देखा था, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ एमिशन इज ग्रेटर देन rate of Absorption. This implies body loses net heat and hence its temperature will fall. यदि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है तो क्या होगा? इट विल लूज हीट और उसका टेम्परेचर जो है बेटे वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, दिस implies rate of emission will be lesser than rate of absorption, which implies body gains net heat. Body gains net heat. And its temperature will increase. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब देखो, अगर मेरे को नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी ये लिखना, तो ये कितना आ जाएगा? E सिग्मा A टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस E सिग्मा A टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स की पावर 4। Sir, can you show the previous page again? E सिग्मा A को हम कॉमन ले लें, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की Surrounding raised पावर to 4. कैसा लिख सकते हैं? Yes, sir. This is net rate of heat loss by the
क्या इसको हम dq by dt ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। इनफैक्ट माइनस dq by dt लिखना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हीट लॉस हो रहा है। और यस सर। dq को क्या हम m s dt ऐसा लिख सकते हैं? dt is change in temperature of the body. यस सर। m is mass of the body. s is स्पेसिफिक specific हीट heat कैपेसिटी। specific heat capacity. divided by dt equal to E sigma A टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स की पावर 4। तो इससे हमें क्या मिल सर जाएगा? तो हाँ दिख बोलो नहीं बेटा। रहा। आप जो लिख रहे हो शायद से वो अटक गया है एक स्पॉट पे। हाँ 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 ओके यस। मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे? माइनस डी टी बाई डी, अभी दिख रहा है ना? हाँ सर। ई सिग्मा ए अपॉन एम एस इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ये ऐसी वैल्यू आपको ये माइनस डी टी बाई डी टी क्या है बेटे? माइनस डी टी बाई डी टी का मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर पर सेकेंड। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर सेकेंड। माइनस डी टी बाई डी टी इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर सेकेंड, या इसको हम रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ कूलिंग। ये बात समझ में आ रही? यस सर। सर एक बार लास्ट पेज शो करना। लास्ट पेज ओके। यस ये रहा। डन सर।
अब देखिए बच्चों, ये तो आपका एग्जैक्ट है, इस पे अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो हमें मिल जाता है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या अप्रोक्सीमेशन लगा दें भाई, हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा दें कि जैसे T जो है वो बॉडी का टेम्परेचर है और TS जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो T माइनस TS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस between the body and the surroundings, और इसको हम मान लेते हैं कितना है, डेल्टा टी। ठीक है, और हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट delta T is very very small in comparison to the temperature of the surroundings, जहां पर TS क्या है, temperature of surroundings in Kelvin। डेल्टा T is temperature of surroundings in Kelvin। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटे, आपको मिल जाएगा T की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं TS प्लस डेल्टा T। क्या T की वैल्यू को TS प्लस डेल्टा T ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस। तो हमारे पास माइनस dt बाई dt का जो एक्सप्रेशन है बच्चों, वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, E सिग्मा A बाई MS, और कैपिटल T की जगह आप लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स प्लस डेल्टा T रेज टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स रेज टू द पावर 4। तो क्या मिल गया, माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू E सिग्मा A बाई MS मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या ये 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS की पावर 4 ऐसा मिल जाएगा हमको, और यहाँ से -1 आ जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, देखो अगर डेल्टा T TS से बहुत छोटा है, if delta T is very very small in comparison to temperature of surroundings, इसका मतलब डेल्टा T अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यानी 1 प्लस एक्स की पावर n को हम अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो ये हो जाएगा E सिग्मा A डिवाइडेड बाई MS इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 इंटू 1। अच्छा, इस वाले थ्योरम को कौन सी थ्योरम बोलते हैं बच्चों, ये कौन सी थ्योरम है? बायनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का भी क्या है ये, अप्रोक्सीमेशन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा T अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग -1।
1 माइनस 1 हो गया 0। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी बेटे, ये कि माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए बाई एम एस इंटू 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का क्यूब इंटू डेल्टा टी, या हम माइनस डी टी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, 4 ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस इंटू टी एस का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या था बेटे, क्या ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स जो था वही माना था अपन? देखो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी माइनस टी एस के तो माइनस डी टी बाई डी टी की क्या वैल्यू आ गई, 4 ई सिग्मा ए टी एस का क्यूब अपॉन एम एस इंटू टी माइनस टी। इसको हम थ्योरेटिकली कैसे बोल सकते हैं, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये तो कांस्टेंट है बेटे फॉर ए गिवन बॉडी प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग्स। तो माइनस डी टी बाई डी टी कितना आ गया, इसको कुछ कांस्टेंट के नाम आप दे दो, तो टी माइनस टी एस के बराबर ये वैल्यू, मतलब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the temperature difference between the body and the sun. Rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference between the body and the surroundings. क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? यस सर। नोट कर लिया सबने बच्चों, पिछला ये वाला पेज नोट कर लिया? यस सर। ओके, इस लॉ को क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के into temperature of body minus temperature of surroundings. Minus dt by dt is called as rate of cooling of the body, and T minus Ts क्या है, temperature difference between body and the surroundings. K की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 4e सिग्मा टीएस क्यूब अपॉन एमएस। ts cube upon ms, एमएस है ना, ये बात है बेटे। देखिए फॉर योर 11th स्टैंडर्ड एग्जाम, अगर आप एक कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्कूल्स, लेकिन जेई के लिए तो इसकी जरूरत पड़ती है बेटे, याद रखना है ना।
ये Sir. लॉ बेसिक, हाँ बेटे बोलिए। नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। देखो ये लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है कि जब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 50 डिग्री और उसको हमने सराउंडिंग्स में रख दिया जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो दिस बॉडी विल कूल डाउन। क्यों बेटे? हाँ सर। लेकिन क्या होगा जब शुरू में बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का है, एज टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस the temperature difference between body and surroundings also decreases. यस सर। Therefore, rate of cooling of the body also decreases. डिक्रीजेस। Rate of cooling of the body also decreases. क्या ये बात समझ में आती? क्यों? Is it clear बच्चों? Yes, sir. यस सर। है ना, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि मान लो पहले ऐसा हो रहा था कि बॉडी का हर सेकंड कुछ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, मान लो पहले हर सेकंड में 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा था, तो जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आगे जाकर के वही 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने में ज्यादा टाइम लगने लग जाएगा, या 1 सेकंड में कम डिग्री टेम्परेचर गिरेगा बॉडी। ये बात समझ में आती है? यस सर। है ना? अगर हम देखो टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, कैपिटल T इज temperature of a body placed in a colder environment. तो मान लीजिए कुछ इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का रहता है, तो ये टेम्परेचर क्या होगा बेटे, धीरे धीरे किसके बराबर होने लगेगा, सराउंडिंग्स के बराबर ही होने लग जाएगा ना। और ये कुछ इस तरह से डिक्रीज हो। क्या ये बात समझ में आती है? सर वो क्या टी इनिशियल है? टी इनिशियल, शुरू में जो बॉडी का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है और फाइनली किसको अप्रोच करेगा वो, इट अप्रोचेस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंड नहीं, यस सर। अब देखो ये ग्राफ पता है ऐसा ऐसा कर्व ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे देखिए कि मान लो हमने बराबर बराबर टाइम इंटरवल कंसीडर करते, लेट अस कंसीडर
इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये क्या आ गया, सर ये क्या है? एक मिनट रुको। बराबर बराबर टाइम इंटरवल्स कंसिडर करते हैं। जैसे ये वाला टाइम और आगे जाकर के इतना ही टाइम कंसिडर करते हैं। ये वाला इंटरवल जो है वो क्या है, हमने बराबर बराबर लिया, तो क्या होगा, जो ये पहले वाला टाइम था उसमें तो इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। अब बाद वाले Yes, sir. टाइम में देखो कितना हुआ। बाद वाले टाइम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में जो डिक्रीज हुआ है क्या वो कम हो गया? क्यों भाई? Yes, sir. तो इनके कहने का क्या मतलब है कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स। तो मान लो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री था, सराउंडिंग का 30 था, तो शुरू में जो टेम्परेचर गिरने की रेट थी वो 50 माइनस 30 मतलब 20 के प्रोपोर्शनल थी। और मान लो बॉडी का टेम्परेचर 50 से कम होते होते 40 हो गया, तो उस समय पर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 10 ही रह जाएगा। तो उस समय पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर 10 के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटे। और टेम्परेचर डिक्रीज होते होते बॉडी का टेम्परेचर मान लो बिल्कुल सराउंडिंग के आसपास ही आ गया है। लेट्स से के सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है और बॉडी का टेम्परेचर 31 हो गया, 31 हो गया, तो उस समय पे तो क्या होगा, बहुत ही कम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी। जो एक ग्राफ आगे बता भी रहा है कि आगे जाकर के तो टेम्परेचर देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही हो गया ना इस रीजन में, तो क्यों बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब देखो जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वो हमसे कहा जाए क्या कि a body cools from 50 degrees Celsius to 44 degrees Celsius in 20 minutes. When placed in surroundings of temperature 30 degree Celsius. Find the time in which (42 degrees Celsius to 36 degree Celsius. Find the time in which body cools from 42 degrees Celsius to 36 degree Celsius. कितने समय में बॉडी 42 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन हो जाएगी, ये हमें पता करना है बच्चों। तो पता कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे इसको? देखो एक तो होता है इसका एग्जैक्ट तरीका सॉल्व करने का बच्चों। एग्जैक्ट तरीका से मतलब क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी एस। इस इक्वेशन को क्या है, आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करो।
मतलब आप ऐसे लिख लो dt अपॉन t माइनस टी एस is equal to minus k dt and you integrate this So 0 से 20 0 तक से स्मॉल t तक और कहां से कहां तक फिर किसी इनिशियल टेम्परेचर से कुछ फाइनल टेम्परेचर, फ्रॉम सम इनिशियल टेम्परेचर टू सम फाइनल टेम्परेचर, राइट। अच्छा, ये इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t माइनस टी एस कितना आ जाएगा बच्चों? इंटीग्रल ऑफ, बोलिए। So natural log of t minus ts. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो बेटे, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना होता है? क्या होता है इंटीग्रल dx अपॉन x? Ln x. ln x, ln x ऐसा होता है ना। और इंटीग्रल dx अपॉन कुछ x माइनस सम कांस्टेंट लिखा हुआ हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? k ln x, ln x माइनस k, है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, dt अपॉन t माइनस टी एस लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग t माइनस टी एस, और लिमिट किधर से किधर तक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर, और RHS में क्या माइनस KT के बराबर आ जाएगा क्या? यस सर। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर दो, तो नेचुरल लॉग ऑफ T फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ T इनिशियल माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स इज इक्वल टू माइनस KT, और ये माइनस साइन को हम LHS में ले आए तो ये ऐसा हो जाएगा ln ऑफ T इनिशियल माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस ln of T final minus temperature of surroundings. This is equal to KT. That means natural log of T initial minus temperature of surroundings upon T final minus temperature of surroundings is equal to KT, है ना। बेसिकली शॉर्ट में इसको कैसे याद रख सकते हो, ln of initial temperature difference between object and surroundings divided by final temperature difference between object and surroundings, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है KT। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू KT। समझ में आती बात? हाँ सर। तो देखिए, अब जैसे ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ था, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस गिरता है कितने टाइम में, 20 मिनट में, और बाद में हमसे पूछा है क्या कि 42 डिग्री सेल्सियस से कितना पहुंचाना है बेटे हमको, 36 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो देखो, एक बार हम इस वाले डेटा के लिए ये इक्वेशन लगा देते हैं, उससे k की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर अगली बार अगले डेटा के लिए यही इक्वेशन लगा देंगे, तो k की वैल्यू यूज करके टाइम पता चल जाएगा। तो देखो लगाते हैं फॉर दिस डेटा। अब डेल्टा टी इनिशियल मतलब इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स। तो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है,
ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का 20 इनिशियल नहीं 50 minus 30. 20 है, 50 20 माइनस 30 है ना, तो कितना है 20, और बाद में कितना रह गया 14, 14 और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, k मल्टीप्लाइड बाई 20 मिनट। तो k की क्या वैल्यू आ गई बेटे, k की वैल्यू आ गई 1/20 इंटू ln ऑफ 10/7। क्या ये बात समझ में आती है? बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. ओके, अगली बार इस वाले डेटा के लिए हम इक्वेशन लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ डेल्टा टी इनिशियल। डेल्टा टी इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो 42 था टेम्परेचर, 42 से 42 और 30 के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो 42 माइनस 30 मतलब 12 आ जाएगा ना बेटा, 12/6 और बाद में टेम्परेचर डिफरेंस 6 रह जाना है, 6 तो इक्वल टू k इंटू टी। टी की वैल्यू पता लगानी है हमको। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 से ला करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें अपन, तो हमारे पास क्या आ Yes, sir. जाएगा ln2 इज इक्वल टू k को मैंने लिख दिया 1/20 ln ऑफ 10/7 मल्टीप्लाइड बाई t। तो t की क्या वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू ln2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ 10/7, 20 ln2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ 10/7। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. तो ये क्या है, ये तो एक एग्जैक्ट तरीका है आपको याद क्या रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन। देखो इसका एक अप्रोक्सीमेट मेथड भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट मेथड क्या होता है वो देखते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड में हम क्या करते हैं बेटे, कि हम लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट k टाइम्स क्या, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स। समझ रहे हैं बच्चों, हमने एवरेज रेट पर ये लॉ लगा दिया। अब एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम, क्यों भाई, इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग्स। का मतलब या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लो, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो,
या आप ऐसा भी कर सकते हो क्या कि ऑब्जेक्ट का जब इनिशियल से फाइनल तक कुछ टेम्परेचर गिर रहा है तो ऑब्जेक्ट का एवरेज टेम्परेचर निकाल लो क्या था, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा है तो उसको आप सराउंडिंग में से सबट्रैक्ट करो। एनी वन ऑफ दीज टू यू कैन अडॉप्ट। तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो साहब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री से 44 डिग्री 44 डिग्री तक उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो हम क्या लिख देंगे 50 माइनस 44 डिवाइडेड बाई टी। टाइम कितना है 20 मिनट्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा के इंटू ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री था बच्चों, नहीं 30 नहीं था, कितना था 20 20, और बाद में कितना हो गया जी 14। 14, और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस रहा, है ना। या अगर आप ऐसे करते तब भी इतना ही आता कि नहीं आता, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ऐड कर दो, तो इनिशियल टेम्परेचर है 50, फाइनल टेम्परेचर है 44, तो 50 प्लस 44 मतलब कितना हो गया बेटे 94 94। 94 बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 47। 47 में से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सब्ट्रैक्ट कर दो तो 17 आ जाएगा। यस सर। देखो क्या ये भी 17 ही आ रहा, 20 और 14 कितना 34, 34 बाई 2 कितना आ रहा है 17, ये आता है कि नहीं आता। अब 50 माइनस 44 अगर आप करोगे तो कितना आएगा बेटे, 50 माइनस 44 करोगे तो 6 बाई 20 इक्वल टू के इंटू 7, या 3 बाई 10 इज इक्वल टू के इंटू 7। तो सर के वो 17 है ना। क्या बेटे 17 है, यस 17 के इंटू 7। तो के की क्या वैल्यू आ गई बेटे 3 डिवाइडेड बाई 170। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके, ये के आ गया। अब देखिए क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर 50 से 44 हुआ तो ये बात है। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से गिरेगा किधर 36 डिग्री सेल्सियस तक, तो हम क्या लिखेंगे 42 डिग्री सेल्सियस माइनस 36 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टाइम टी इक्वल टू के। जब टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस था तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 12 12। जब टेम्परेचर 36 हो गया तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 6। 6। तो एवरेज निकालने के लिए 12 प्लस 6 बाई 2 ऐसा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे 6 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 9, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और के को कितना लिख देंगे भैया अपन, के को लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 9, तो ये 3 2 जा 6, ये ऐसा आ जाएगा, और टी की वैल्यू आ जाएगी 340 डिवाइडेड बाई 9 मिनट। 340 बाई 9 मिनट का मतलब कितना होता है बेटे, ये 34 मिनट से भी ज्यादा का कुछ टाइम आ रहा है ना। 9 3 जा 27, 7 0 9 39.6। 9 7 जा 63, सर मिक्स फ्रैक्शन 37.77 मिनट। बोलिए बच्चे।
क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. देखो Yes, sir. जब टेम्परेचर 50 से 44 डिग्री तक गिरा था तो व्हाट वाज द ड्रॉप इन टेम्परेचर? टेम्परेचर कितना कम हुआ था बेटे? 14. 14 नहीं भाई, 6 डिग्री। हाँ, अच्छा. और 42 से 36 गिरा तब भी टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ? 6. 6 डिग्री। तब भी 6 डिग्री का ही ड्रॉप हुआ। लेकिन शुरू में 6 डिग्री ड्रॉप होने में कितना समय लग रहा था? 20 मिनट। और अभी कितना मिनट लग गया? 38. 37 पॉइंट्स, लगभग 38 मिनट लग गया। तो सेम अमाउंट से टेम्परेचर गिरने में अब टाइम ज्यादा लग गया ना बच्चों, Yes, sir. है ना? वो ज्यादा टाइम लगना ही था क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाती है, बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता। समझ में आती है बात? Yes, sir. बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है तो रेट ऑफ कूलिंग तो कम। अच्छा, जो पहले हमने किया था, जो लॉग के टर्म्स में आंसर आया था, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन कैलकुलेटर से अगर निकाले हैं तो हमारे पास क्या आती है, जरा एक बार इसको चेक करते हैं। तो आपने करना है 2 का नेचुरल लॉग। 2 का नेचुरल लॉग तो 0.693 होता है ना? तो ये जो t की वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ रही है 20 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 10/7 का नेचुरल लॉग। तो 10 डिवाइडेड बाय 7, इसका नेचुरल लॉग अगर लेते हैं अपन तो ये 0.356 आता है। तो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू। 20 multiplied by 0.693, इसको अगर हम डिवाइड कर दें इससे 0.356 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है बेटे? 38.9 आ रहा है इसके हिसाब से। क्या अप्रोक्सीमेटली सेम ही आंसर आ रहा है क्या? 1 मिनट का अंतर आ रहा है वैसे, है ना? लेकिन क्या है बेटे, वो लॉग वाला तो हमारे लिए क्या है, हम लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेशन ला सकते हैं आंसर, फाइनली स्टेज तक सॉल्व करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है Yes, sir. ना? ये बात समझ में आती है? Yes, sir. सर हो गया कॉपी। Sir, can you show the previous page again? विच पेज बेटे? प्रीवियस पेज? नहीं सर, इसके दो कौन सा पेज बेटे? सर, 2 पेज ऊपर। 2 पेज ऊपर, 1 2, ये वाला। यस सर। यस सर, डन। हो गया, ओके। जैसे और एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को।
कितने समय में बॉडी का टेम्परेचर 40 से 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई हम? वो अप्रोक्सीमेट वाला मेथड यूज करके पता करो इसका आंसर। फाइंड द आंसर यूजिंग दैट अप्रोक्सीमेट मेथड। पता कर सकते हैं बच्चों? Yes, sir. 16.66. 16.66 मिनट्स ऐसा आ रहा है क्या? हाँ, किसका आया? अथर्व का आया क्या बेटे? हाँ सर। ठीक लग रहा है। बाकी लोग भी ट्राई करो बच्चों। Yes, sir. 16.66 आ रहा है. देखो कैसे करेंगे सम। भाई टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 50 से 40, तो 50 माइनस 40, टाइम लगा कितना? 10 मिनट्स, इक्वल टू के इंटू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहा? पहले टेम्परेचर डिफरेंस था 30, 30 प्लस बाद में 20 अपॉन टेम्परेचर 2। डिफरेंस हो गया 20, तो 30 प्लस 20 अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 40 इज 10, 10 बाई 10 इक्वल टू के इंटू 30 प्लस 20 इज 50, 50 बाई 2 इज 25। तो के की क्या वैल्यू आ गई? 1/25। फिर उसके बाद वी अप्लाई द सेम इक्वेशन अगेन बट नाउ फॉर 40 to 30। तो 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के इंटू 40 और 20 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 20 20 प्लस 10/2। प्लस 10 बाई 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 10 बाई टी इक्वल टू के इंटू 15 ऐसा आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को हम डिवाइड कर दें या के की वैल्यू पुट कर दो आप, सब्स्टिट्यूट के फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 1/25 इंटू 15। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 10/50। तो 50/3, 50/3 का मतलब वही लगभग कितना? 16.66 या 16.7 मिनट्स, है ना? समझ में आ गया बच्चों? आर यू गेटिंग ए ग्रिप ऑफ Yes, sir. हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? Yes, sir. ओके बेटा। देखो और एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ।
Find the ratios of rate of cooling of two bodies find the ratios of rate of cooling of two bodies spherical having emissivities 0.5 and 0.6 and radii 4 centimeter and 2 centimeter. Find the ratios of rate of cooling of two bodies spherical having emissivities 0.5 and 0.6 and radii 4 centimeter and 2 centimeter. Place at same temperature, having equal temperatures. And placed in same environment and having same area and specific heat capacity, but rest all parameters are same. Having same mass, not area, having same mass and specific heat. तो ये कैसे पता कर सकते हैं? सर वो 4E सिग्मा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? हाँ, वो के वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। भाई जो रेट ऑफ कूलिंग होती है उसको हम लिखते हैं के इंटू टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वेर व्हाट इज के 4E सिग्मा ए Yes. इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का क्यूब अपॉन ms, है ना? अब देखो माँ, हाँ बोलो 10 भाई। by 3 है क्या सर? क्या बेटे? 10 by 3। आंसर तो इसका कैलकुलेट करेंगे, अभी पता चल जाएगा अपने। ट्राई कीजिए सब लोग ट्राई कीजिए भाई, क्या आंसर आ रहा? सही है बेटे, वैसे तुम्हारा सही है। किसने बताया ये? अथर्व शुक्ला ने बताया। हाँ। सही सही सही। सब लोग ट्राई कीजिए भाई। सर 10 by 3। 10 by 3, यस। देखो
क्या है, ये रेट ऑफ कूलिंग है ना, तो माइनस dt बाई dt फॉर ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाई माइनस dt बाई dt फॉर ऑब्जेक्ट 2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या ये वैल्यू k1 बाई k2 के बराबर आएगी? और k1 बाई k2 का जब आप रेशो निकालोगे 4e सिग्मा a ts का क्यूब बाई ms डिवाइडेड बाई 4e सिग्मा a ts का क्यूब बाई ms जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो जो है वो है, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम दिया हुआ है, 4 तो कांस्टेंट है ही, सिग्मा इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली E1 A1 अपॉन E2 A2 ऐसा आ जाएगा ना बच्चों। एमिसिविटीज क्या दी हुई है, 0.5 एंड 0.6, तो उनका रेशो 5/6 हो जाएगा। और एरिया है, स्फेरिकल बॉडी है तो उसका एरिया 4πr² होता है, 4πr1 स्क्वायर बाई 4πr2 स्क्वायर, तो 4π भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी बेटे, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 4/2 का होल स्क्वायर। तो 4/2 का होल स्क्वायर मतलब 4 ही आ जाएगा, तो क्या ये वैल्यू 10/3 आ जाएगी क्या बच्चों? ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10/, क्या ये चीज समझ आती है? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? Yes, sir. देखो और देखो, एक क्वेश्चन मैं आपकी HSC की बुक से भी कराता हूँ। हमें दिया हुआ है अ मेटल स्फेयर cools at a rate of 1.6 degrees Celsius per minute when its temperature is 70 degree Celsius. At what rate will it cool
when its temperature is 40 degree Celsius. The temperature of surroundings is 30 degree Celsius. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स कितना है बेटे? 30 डिग्री सेल्सियस. Zero 0.4. Sir, 0.4. 0.4, yes, 0.4 is correct. Yes, sir. 0.4 is correct. क्या यूनिट क्या बताओगे? 0.4 Degree Celsius per डिग्री सेल्सियस पर मिनट. डिग्री सेल्सियस पर मिनट. जो पहले यूनिट थी वही अभी भी रहेगी, डिग्री सेल्सियस पर मिनट. बेसिकली वही है भाई, -dt/dt is equal to k into temperature of object minus temperature of surroundings. तो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग हमें दिया हुआ है, इसी इक्वेशन को दो बार लगाना है. पहले दिया हुआ है 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, इसको लिख देंगे k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग. तो वो कितना है? 70 माइनस 30, तो दैट इज 40. तो 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट इज इक्वल टू k इंटू 40. दिस इज इक्वेशन 1. और बाद में हम इसी इक्वेशन को एक बार और लगाते हैं, जबकि मेरे को नई रेट ऑफ कूलिंग पता करनी है. ये बराबर होगा k इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 40 माइनस 30. तो आ जाएगा कितना? k मल्टीप्लाइड बाई 10. और k की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1.6 बाई 40. तो माइनस dt/dt की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.6 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10. तो ये ऐसा आ जाएगा 0.04 डिग्री सेल्सियस पर, ये माइनस dt/dt की वैल्यू इतनी. सर 1 डेसिमल ज्यादा है. हाँ सर, 1 0 ज्यादा है. 0.4. 0.4, yes. 0. अच्छा बेटे, अगर हम रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा आएगा? सर स्टार्टिंग में बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा. वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस. अपवर्ड पैराबोला ना. देखो, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? माइनस dt/dt. ये किसके बराबर होता है? k इंटू टी माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग. यही तो होता है ना टेम्परेचर डिफरेंस. यस सर, डेल्टा तो ये माइनस dt/dt को आपने y एक्सिस पे ले लिया है और ये x एक्सिस पे आ गया है. तो y इक्वल टू kx. क्या ऐसा आ गया है कि नहीं? यस सर. तो y इक्वल टू kx का ग्राफ पैराबोला थोड़ी होगा. क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ सर, सॉरी. Yes. और क्या ओरिजिन से पास करेगा?
ओरिजिन थोड़ा ऊपर में। नहीं, बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि जब ये 0 है तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना। यस When x equal to 0, y is also 0। भाई जब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ही 0 हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी तो 0 हो जाएगा ना। Yes. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. ओके। तो ये बेसिकली अपना चैप्टर आज खत्म हुआ है। कौन सा चैप्टर है ये बच्चों? दिस इज थर्मल Thermal प्रॉपर्टी property. ऑफ मैटर ओके सर। एंड हीट ट्रांसफर। बेसिकली जो आपको शीट मिलेगी इस चैप्टर की, उसका नाम क्या होगा एक्चुअल में? अगर आपकी बुक के हिसाब से इसका नाम देखें तो नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। लेकिन अगर हम हमारी रेजोनेंस की शीट के हिसाब से नाम दें तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन एक, और दूसरा हीट ट्रांसफर। तो दो शीट आपको इसकी मिलेंगी। सर हाँ बेटे बोलिए। सर AP 1 और 2 का जो 15 नवंबर ऑनवर्ड्स जो लेक्चर आपने अपलोड किया है उसके हाँ। अंदर 26 दिसंबर से आपने वो AP 5 का लेक्चर डाल दिया उसमें, सब AP 5 का है। अच्छा यार, वैसे मैं नहीं करता हूँ अपलोड, लेकिन ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, है ना। अ, अपने रमेश सर हैं वो करते हैं इसके अपलोड, लेकिन मैं एक बार उसको चेक कर लूंगा, तो मेरे को भेज यस देना क्या सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको, है ना। 26 27 ये सब AP 5 का डाला है, उनको अलग ही पढ़ा रहे हो सर आप। ओके ओके ओके। अच्छा तो वो क्या सर्कुलर मोशन वगैरह का आ गया है क्या उसमें? डायोड वायोड पढ़ा है सर आपने, फिर उसके बाद अरे अरे डायोड अरे, वो तो कुछ वो AP5 का नहीं है बेटे, वो तो 12th क्लास का है, वो अलग है। फिर उसके बाद अचानक से हीट ट्रांसफर चालू कर दिया, पहले का गायब हो गया। ओके ओके ओके, मैं उसको सही करा। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे, तो अब अपने को कौन सा नया चैप्टर कौन सा चालू करना है भाई? The mechanical properties of fluids. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चालू कर दें। तो NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटे? NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लें क्या अभी? उड़द की दाल ठीक है क्या? एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मैंने होमवर्क भी दिया था ना। यस सर। ओके, पूछ लो भाई, जिन भी लोगों ने किए हैं वो पूछ लो। हाँ बेटे बोलिए, क्या डाउट?
11.2 and 11.3. देखो 11.2 में क्या दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं टू एब्सोल्यूट स्केल्स ए एंड बी, टू एब्सोल्यूट स्केल्स ए एंड बी have triple points of water defined to be 200 A and 350 B, है ना। तो अगर स्केल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो स्केल ए के अनुसार ये कितना है 200 और स्केल बी के अनुसार कितना है 350। टेक्स्ट व्हाट इज द सर आप कुछ लिख रहे हैं, हाँ बेटे और दिख नहीं विजिबल रहा। नहीं है। सर दिख नहीं रहा है। ओके देखिए ये दो स्केल हैं, है ना। और क्या बोला जा रहा है बेटे हमको, बोला जा रहा है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 200 ए और 350 बी डिफाइंड है। ये दोनों एब्सोल्यूट स्केल्स हैं, टू एब्सोल्यूट स्केल्स ए एंड बी have triple points of water defined to be 200 A and 350 B. अब क्या बोलना चाह रहे हैं ये, what is the relation between temperature at A and temperature at A और temperature at B में क्या relation है, ये बोलना चाह रहा है हमसे। देखो एब्सोल्यूट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है इसका मतलब दोनों क्या है, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है उसको जीरो ही बताएंगे, दोनों जीरो को दोनों जीरो बताएंगे, दोनों जीरो को दोनों जीरो बताएंगे। हम क्या ऐसा करते मान लेते हैं कि ए और बी में रिलेशन क्या है, टेम्परेचर इन ए इज इक्वल टू K1 टाइम्स टेम्परेचर इन बी प्लस K2, ऐसा लिख लेते हैं, K1 टाइम्स टेम्परेचर इन बी प्लस K2।
टेम्परेचर एट ए को 0 रखें तो टेम्परेचर एट बी भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब K2 की वैल्यू 0 आ गई, यानी टेम्परेचर एट ए को सिंपली K1 टाइम्स टेम्परेचर एंड बी ऐसा लिख सकते हैं, Yes. है ना। अब K1 की वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करें, 200 बराबर है K1 इंटू 350 के, तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 200/350। तो आप इसको आराम से 5 से कैंसिल कर दो तो 4/7 आ जाता है। K1 की वैल्यू 4/7 आ गई। इसका मतलब टेम्परेचर एट ए इज इक्वल टू 4/7 टाइम्स टेम्परेचर एट बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. ना? और बोलिए। अच्छा, अगला तुमने पूछा हुआ है कौन सा, 11.3 पूछा हुआ है बेटे। Yes, sir. 11.3 में क्या बोल रहे हैं, 11.3 बोलता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ohms of a certain thermometer varies with the temperature according to the approximate law। किस तरह से रेजिस्टेंस वेरी होता है, R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। दिस इज हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। और ये बोल रहे हैं कि एट 273.16 Kelvin the temperature was 101.6 ohm and 165.5 ohm at the normal melting point of lead। मतलब 600.5 केल्विन पे इतना रेजिस्टेंस हो गया, है ना। ये ऐसा हमको बोल रहे हैं, समझ में आ रही है बात? What is the temperature when resistance is 123.4 ohm? जब रेजिस्टेंस 123.4 ओम हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना रहेगा, ये आपको पता करना। तो कैसे पता करें बच्चों, वैल्यूज पुट कर दीजिए आप नहीं, तो R की वैल्यू रख देते हैं 101.6 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू कितना T कितना है 273.16 माइनस T0। नहीं, अगली इक्वेशन हम यूज कर लें 165.5 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा अगेन T माइनस T0, तो 600.5 माइनस T0। T0 इज व्हाट, T0 है ना। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को डिवाइड करके आप अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। Yes, sir. एक बार अल्फा आ गया तो उसके बाद वापस से उसको इसी इक्वेशन में यूज करके आप ये वैल्यू पता लगा सकते हैं किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। क्यों भाई?
सर मेरा अल्फा का वैल्यू 1.92 आया। कितना आ रहा है? 1.92। ओके, और 1.92 ऐसा कैसे आ गया भाई? सर मैंने शायद इक्वेशन लिखने में गलती की है, मैं ये इक्वेशन बाद में सॉल्व कर। ओके, तुम अपना एक बार मेथड मेरे को भेज रहे हो भाई। मेरे ख्याल से तुमने ऐसा, तुमने टी नॉट की क्या वैल्यू लिया बेटे? टी नॉट का वैल्यू क्या लिया? 273.16। टी नॉट का? यस सर, वही मिस्टेक हो गया मेरा। हम्म, और एक्चुअल में आंसर दे क्या रखा है भाई? थ्री 384.8 केल्विन। कितना बेटे? 384.8 टेम्परेचर। हम्म। देखो मैं बताता हूँ, तुम टी नॉट को 273 ले लो। टी नॉट को ऐसा करो, कितना करो, 273 ले लो टी नॉट की वैल्यू। तो तुम्हारे पास देखो, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 101, या पता है आप इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर करें तो ऐसा हो जाएगा। कैसे? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब क्या आ जाएगा? R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस टी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब यहां से हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। आर नॉट बेसिकली क्या है? इट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो आर मान लो 273.16 पे है, कितना? 101.6, तो 101.6 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, ये किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा इंटू 273.16 माइनस 273, तो ये 0.16 आ जाएगा सर। ये एक इक्वेशन ऐसी आ जाएगी यहाँ पे। फिर अगली इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? अगली इक्वेशन लिखेंगे R। अब R हो गया है 165.5 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू कितना आ रहा है ये? टी माइनस टी नॉट। तो 605.5, 600.5 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 600 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 227। तो 227.5 आ जाएगा ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, है ना? तो आप चाहें तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो 101.6 माइनस आर नॉट divided by 165.5 minus R naught is equal to 0.16 divided by 227.5। तो यहाँ से हम R naught की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले R naught की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
एक बार आर नॉट की वैल्यू आ गई, फिर इसी इक्वेशन को आप दोबारा यूज कर लें। दोबारा यूज करोगे तो अब आपको आर कितना लिखना है, 123.4 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, ये किसके बराबर आएगा बेटे, अल्फा इंटू, अब जो टेम्परेचर है उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 165.5 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय 123.4 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 227.5 डिवाइडेड बाय t माइनस 273। तो क्या यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों t की वैल्यू, आर नॉट इस इक्वेशन से पता चल जाएगा, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। यस सर। और बोलिए भाई। सर 11.5। 11.5 देखिए 11.5 क्या है, द आइडियल गैस थर्मोमीटर्स A and B यूज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ये इन्होंने टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर इन B, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की अगर बात करें तो थर्मोमीटर ए में प्रेशर कितना बता रहे हैं, 1.250 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। थर्मोमीटर बी में बता रहा है 0.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 पास्कल। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर की अगर बात करें तो 1.797 इंटू 10 रेज पावर 5 पास्कल, और थर्मोमीटर बी के हिसाब से 0.287 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ऐसा। What is the absolute temperature of normal melting point of sulfur as read by thermometer A and B, है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो A और B थर्मोमीटर्स दोनों कितना कितना रीड करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाई, तो देखो बेसिकली हम क्या इक्वेशन लगाएंगे बेटे, फॉर दिस आइडियल गैस के बेसिस पे जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT, ऐसा लिखते हैं, where n is what, number of moles, नहीं, क्या ये बात समझ में आती है बेटा। यस सर। अब दोनों में देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली होना तो सेम चाहिए, है ना, लेकिन क्या है, प्रेशर में डिफरेंस आ रहा, ट्रिपल पॉइंट जो है वो उस पे प्रेशर इसका इतना आ रहा और इसका प्रेशर ये आ रहा, है ना। तो पहले हम क्या करें, ये ट्रिपल पॉइंट के लिए ए और बी दोनों के लिए इक्वेशन लगा देते हैं अपन। तो जैसे थर्मोमीटर ए के लिए लगाते हैं फॉर ए, है ना, तो प्रेशर कितना है 1.250
इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम को लिख देते हैं V, नंबर ऑफ मोल्स को लिख देते हैं N, R टेम्परेचर 273.16 केल्विन ऐसा आ जाएगा, है ना। और जब सल्फर के नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे गए तो लिखेंगे P इंटू वॉल्यूम V इक्वल टू N, तो जितने मोल्स थे पहले अभी भी उतने ही हैं, RT टेम्परेचर। अब नया टेम्परेचर हमको पता करना है A के अकॉर्डिंग। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो 1.250 डिवाइडेड बाय 1.797 इक्वल टू 273.16 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट A। तो टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू A ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर कितना आ गया, दिस इंटू 1.797 डिवाइडेड बाय 1.250। ये जो 1.797 लिखा हुआ है बेटा, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1.80 लिख दें क्या, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। और ये 1.25 लिखा हुआ है ना। 1.25 को 5/4 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 273.16 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। तो ये 1.8 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे, क्या ये 7.2 आ जाता है क्या? और 7.2 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 2 5 1.44 आ जाए। 1.44 को मल्टीप्लाई कर दो 273.16। टू 73.16 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1.44। तो ये कितना आ जाएगा, 393.35 केल्विन ऐसा आ रहा। ऐसा ही एक बार बी के लिए भी कर लो आप बेटे, ओके सर। है ना। ऐसा ही आप बी के लिए कर लो, एक बार ये ट्रिपल पॉइंट वाली इक्वेशन लगाओ, एक बार नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट वाली इक्वेशन लगाओ। ट्रिपल पॉइंट तो अपने को पता ही है 273.16 होता है, तो उससे सॉल्व करके ये आएगा। समझ में आती बात? यस सर। ओके, और बोलिए बेटे। और क्या डाउट है? हाँ बेटे, कहाँ तक किए बेटे तुमने, प्रिया गुप्ता कहाँ तक किए सॉल्व? 11.14। 1.14 तक, बाकी हो गए बेटे सारे? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है बच्चों इसमें? अच्छा, आप लोगों में से अभी HSC वाले कितने लोग हैं बच्चों? HSC वाले प्लीज रेज योर हैंड।
मैं एक बार HSC CBSC का रेशो देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ HSC वाले कितने लोग हैं। प्लीज भाई जो लोग HSC हैं से हैं सिंसियरली हैड प्लीज रेज योर हैंड। अब्दुल्ला अब्दुल्ला कुरैशी बेटे आपका कौन सा बोर्ड है अभी। आदित्य कनौजिया अर्थ दावरे CBSC. ओके। CBSE. अर्नित अर्नित नायर अर्नित ऋतुराज ऋतुराज आपका कौन सा है बेटे। मीत परमार तुम्हारा कौन सा है। अरे यार ऋतुराज तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे बेटे, और ये बाकी लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आई थिंक आर दे बिजी समवेयर एल्स। बेटे जो लोग मीत आर यू हियर इन द मीटिंग। लकी जैन आर यू प्रेजेंट बेटे। Yes, sir. ओके विच बोर्ड इज योर्स, आपका कौन सा बोर्ड है बेटे इस साल। SSC ओके। लकी आपका कौन सा है आपने नहीं बताया। ओके इज रेज एंड शैली विच बोर्ड इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है बेटे। ओके Meet is not responding. Let me talk to Meet. Meet Swapnil. Yes sir, मेरा SSC है. अरे यार तो why are you not raising your hand? Sir वो नहीं. Yes sir. Kamakshi Thakur. Abdullah Qureshi. Ansh Singh. Ansh Singh, say yes or no, you are present or not, SSC. तो अपना why are you not raising your hand भाई, आप अब लिख रहे हो SSC जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे. तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विल बी साउंड वेव्स. ठीक है, अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा होगा, इट विल बी साउंड वेव्स.
समझ में आती बात बेटे? एंड होमवर्क फॉर यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर विल बी, आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो कंप्लीट करने हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, विस्कोसिटी जो है वो विस्कोसिटी, बेटे तुम्हारा कौन सा बोर्ड है? प्रिया सिन्हा, आपका बोर्ड कौन सा है बेटे? HSC। हाँ, तो एसएससी में तो बेटे विस्कोसिटी चैप्टर ही नहीं है ना, सिलेबस में कहाँ है विस्कोसिटी आपके? सर उसका शीट मिला है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो वो क्या? इलास्टिसिटी के साथ ही दे दिया है विस्कोसिटी। हाँ सर। ओके ओके ओके, अच्छा इलास्टिसिटी के साथ ही दिया है क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट। किसकी बात कर रहे हो आप बेटे? कहाँ दिया है इलास्टिसिटी के साथ विस्कोसिटी? शीट की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, शीट में दिया हुआ है। ओके, तो वो शीट के हिसाब से हम उसको कवर करेंगे बेटे बाद में, है ना? हाँ, वो शीट का नाम इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी है, वो साथ में दिया हुआ है। बट अभी हम क्या है बेटे, एक बार जो है अपना टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से कवर कर लेते हैं चीजों को, देन विल कम टू शीट्स, राइट? ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटे, अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों। अभी की क्लास तो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप लोग अगली क्लास में ये जो एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो जरूर करिए, ठीक है? यस सर। ओके बेटे, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बच्चों।